फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम दो एयरक्राफ्ट को कंपेयर करेंगे, जिसमें पहला जो है वो ताइवान का F-16 ब्लॉक 70 है और दूसरा जो है वो चाइना का J-10C है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो ताइवानीज एयरफोर्स है वो पहली कस्टमर है F-16 ब्लॉक 70 की, और वो अपने सारे जो एयरक्राफ्ट सर्विस में है उसको अपग्रेड करने वाले हैं ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड में, और वो करीबन 160 प्लस F-16 ब्लॉक 70 को ऑपरेट करेंगे फ्यूचर में। तो जो सबसे बड़ा खतरा है ताइवान को वो चीन से है, और चीन J-10C को काफ़ी बड़े नंबर में ऑपरेट करती हैं। तो ये दोनों सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हैं और काफ़ी मॉडर्न है, तो इनके बीच में जो कंपैरिजन है वो सेंस बनाता है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो 3 फैक्टर पे ये जो कंपैरिजन है वो होगा, जैसा कि हम पहले करते थे, एवियोनिक्स, मनोवरेबिलिटी और वेपन्स। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं एवियोनिक्स से। तो एवियोनिक्स की बात करें तो F-16 ब्लॉक 70 में ऑफर किया गया है नया AESA रडार, जो कि AN/APG-83 सेबर रडार है, जिसे स्केलेबल एजाइल बीम रडार कहा जाता है। तो ये एक अपग्रेड है APG-80 रडार पे, जो कि एक AESA रडार था जो पहले F-16 में लगा आता था। और ऐसा बताया जाता है कि जो APG-83 रडार है उसको बनाया गया है F-22 के और F-35 के रडार पर काम करने पर जो एक्सपीरियंस मिला है उसको यूज़ करते हुए। तो इस रडार में काफ़ी ऐसे फीचर्स होंगे जो कि F-22 और F-35 के रडार प्रोवाइड कराते होंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, F-16 का जो नोज कोन का साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर 1000 यानी कि 1000 के आसपास TR मॉडल से ज़्यादा फिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रडार एंटीना साइज F-16 के लिए पुराना सर का दर्द बना हुआ है, पर AESA रडार जो परफॉर्मेंस देते हैं वो पिछले मैकेनिकल रडार के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतरीन रहती है। तो वो जो पुराना इशू था वो अब इतना बड़ा नहीं रह गया है। साथ में वेस्टर्न इंजन जो है वो सफिशिएंट पावर प्रोवाइड कराते हैं रडार को, तो उसकी परफॉर्मेंस वैसे ही अच्छी रहती है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये रडार 64 के करीब टारगेट को एक बार में ट्रैक कर सकता है, और ये मल्टीपल टारगेट को एक बार में इंगेज कर सकता है, जहां पर नंबर 6 से 8 तक हो सकते हैं। तो रडार की परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट है। ये मल्टीपल मोड के साथ आता है, और एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड रोल्स ये साइमल्टेनियसली एक ही साथ परफॉर्म कर सकता है। साथ में ट्रैक भी दोनों जगह एक साथ मेंटेन कर सकता है। आगे और बात करें तो ये टेरेन अवॉइडेंस मोड के साथ आता है, जहां पर रडार जो है इसको टेरेन की जानकारी देता रहता है, तो लो लेवल फ्लाइंग करने में इस एयरक्राफ्ट को परेशानी नहीं होगी। बाकी जो लिंक 16 डेटा लिंक था F-16 में, उसको काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। इंफॉर्मेशन और ज़्यादा फास्टर रेट में और ज़्यादा सिक्योरली अब शेयर करी जा सकती है। साथ में जो सिंगल मिशन कंप्यूटर था उसको रिप्लेस करके 3 मिशन कंप्यूटर लगाए गए हैं, जिसने प्रोसेसिंग और भी ज़्यादा तेज़ कर दी है। तो अब खतरे को पहचानना और इंगेज करना और भी ज़्यादा तेज़ हो गया है। साथ में जो डिस्प्ले है उसको भी बदला गया है, और एक लार्ज हाई रिजोल्यूशन सेंटर पेडेस्ट्रल डिस्प्ले को लगाया गया है। तो जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और जो एयर टू एयर स्ट्राइक परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। साथ में एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। बाकी GPS सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया है, और जो कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव किया गया है। अब बात करते हैं J-10C की। J-10 की बात करें तो इसका जो AESA रडार है वो J-10B में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, और ये NRIET के द्वारा बनाया गया है। इसको बनाने में करीबन 8 साल का वक्त लगा, और ऐसा माना जाता है कि इसमें 1200 यानी कि 1200 के आसपास TR मॉड्यूल्स हैं। तो J-10 की अगर आप नोज कोन देखें तो वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर लगती है F-16 जैसी। तो इसमें भी F-16 वाला सेम इशू है कि जो रडार लग सकता है उसमें ज़्यादा बड़ा एंटीना नहीं लगाया जा सकता, जिसकी वजह से इसमें जो मैक्सिमम TR मॉड्यूल्स हैं वो 1200 यानी कि 1200 दिए हुए हैं। तो इस रडार के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल बाहर नहीं है। तो इसमें करीब 200 TR मॉड्यूल्स ज़्यादा हैं सेबर रडार से। पर यह चीज़ भी हमें दिमाग में रखनी है कि जो वेस्टर्न इंजन्स होते हैं वो बेटर पावर प्रोवाइड कराने में सक्षम होते हैं रडार को चाइनीज़ और रशियन इंजन के कंपैरिजन में। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है TR मॉड्यूल्स ज़्यादा होने के बाद भी वो आसपास हो सकती है APG-80 रडार के, जो कि F-16 ब्लॉक 60 में लगकर आते हैं। तो इसकी रेंज 5 मीटर स्क्वायर RCS के लिए करीबन 165 किलोमीटर के आसपास हो सकती है, और 3 मीटर स्क्वायर RCS के लिए 140 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। बाकी रडार मोड्स जो हैं वो भी सेबर में बेटर होंगे, क्योंकि उसको बनाया गया है उनके 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद
जहां पर APG-77 और APG-81 यानी कि F-22 और F-35 के रडार से जो एक्सपीरियंस मिला है उसको यूज़ किया गया है। तो जो सेबर रडार है वो यहाँ पर बेटर निकलकर सामने आएगा। तो यहाँ पर इतना एस्टिमेशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो J10 का रडार है उसकी डिटेल कहीं भी बाहर नहीं है, बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है और उस पर बेस्ड बाकी इन्फॉर्मेशन को मिलाकर चीज़ों का एस्टिमेशन करना पड़ रहा है। बाकी डेटा लिंक की बात करी जाए तो चाइना ZKJ नाम का डेटा लिंक यूज़ करता है जो कि अभी मैच्योर नहीं है। तो लिंक 16 काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है और इससे बेटर होगा। कॉकपिट की ही बात कर लें तो J10C का कॉकपिट काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, पर F-16 का ज़्यादा बेटर है और डेटा फ्यूजन उसमें ज़्यादा बेटर हुआ है। तो एवियोनिक्स के मामले में जो F-16 वाइपर है यानी कि ब्लॉक 70 है वो J10C से बेटर निकल कर सामने आएगा। पर एक जगह जहां पर F-16 मात खाता है J10 से वो उसका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर होगा। J10C इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर के साथ आता है, का मतलब ये है कि वो टारगेट को बिना अपना रडार ऑन किए लॉक कर सकता है करीबन 100 किलोमीटर तक के डिस्टेंस से। साथ में क्योंकि ये IR सेंसर को ट्रैक करता है तो RCS लो होने के बाद भी ऑब्जेक्ट को ये ट्रैक कर सकता है दूर से। तो ये चीज़ आपको बता दें कि F-16 ब्लॉक 70 जो है उसमें RCS को काफ़ी ज़्यादा कम किया गया है और ऐसा माना जाता है कि ये नंबर 1.5 से नीचे आकर 0.5 मीटर स्क्वायर हो गया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर अपना J10 यूज़ करके F-16 को ट्रैक कर सकता है अच्छे खासे डिस्टेंस से। बाकी अगर RCS की ही बात करें तो J10 का जो RCS है वो F-16 के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि इसका विंग एरिया थोड़ा ज़्यादा है और साथ में इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा है। तो F-16 का जो रडार है वो J10 को पहले देखेगा। और अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मनोवरेबिलिटी की। तो F-16 का जो डिज़ाइन है वो क्रॉप्ड डेल्टा है जिसकी वजह से जो विंग एरिया है वो कम है। ड्रैग कम होने की वजह से जो सस्टेन टर्न रेट है वो काफ़ी अच्छा निकल आता है F-16 से, पर इंस्टेंटेनियस टर्न रेट जो है वो कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा डेल्टा विंग के हिसाब से। तो सस्टेन डॉग फाइट में F-16 को एडवांटेज मिलेगा और डेल्टा विंग होने की वजह से, विंग एरिया ज़्यादा होने की वजह से, साथ में कनार्ड्स की वजह से जो J10 का इंस्टेंटेनियस टर्न रेट है वो ज़्यादा है तो उसे सिंगल सर्कल डॉग फाइट में एक एडवांटेज मिलेगा। साथ में जो J10C है वो थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ आता है तो स्टॉल रिकवरी ज़्यादा बेटर मिलेगी J10C के साथ और लो स्पीड में ज़्यादा बेटर कंट्रोल रहेगा J10 के पास। तो यहाँ पर डॉग फाइट में उसे डबल एडवांटेज है। तो मनोवरेबिलिटी में जो क्रेडिट है वो हमको J10 को देना पड़ेगा। लेकिन अगर फाइट सस्टेन टर्न रेट पर आती है तो J10 यहाँ पर परेशानी में पड़ सकता है। विंग एरिया ज़्यादा होने की वजह से, ड्रैग ज़्यादा होने की वजह से वो स्पीड बहुत जल्दी लूज़ करेगा और डॉग फाइट्स में स्पीड लूज़ करना यानी लाइफ लूज़ करना होता है। बाकी अगर हम रेट ऑफ क्लाइंब वगैरह की बात करें तो F-16 को यहाँ पर एडवांटेज है क्योंकि उसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो बेटर है, यानी कि स्लो स्पीड से रिकवरी उसकी ज़्यादा फास्ट होगी। पर ये कोई बहुत आउटस्टैंडिंग एडवांटेज नहीं है क्योंकि J10C जो है वो थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल के साथ आता है तो वो भी स्लो स्पीड से रिकवरी जल्दी कर सकता है। तो मनोवरेबिलिटी में यहाँ पर एडवांटेज J10 को है। तो अब फाइनली बात करते हैं वेपन्स की। तो F-16 क्लोज कॉम्बैट के लिए AIM-9X साइडविंडर को यूज़ करता है। ये उसके लेटेस्ट वर्जन है जो कि टारगेट को लॉक करने की जिम्बल लिमिट देते हैं वो 90 डिग्रीज तक है। तो हेलमेट माउंटेड साइट को यूज़ करते हुए ये क्लोज रेंज में टारगेट को 90 डिग्रीज तक लॉक कर सकता है और ये मिसाइल बहुत ज़्यादा मनवरेबल है और अगर इसकी रेंज में आपने मिसाइल को लॉन्च कर दी तो टारगेट का डिस्ट्रॉय होना ऑलमोस्ट तय माना जाता है। बाकी BVR रेंज की बात करें तो ये AIM-120 AMRAAM के डिफरेंट वेरिएंट्स को फायर करने में सक्षम है। यहाँ पर आपको बता दें जो AMRAAM के वेरिएंट्स हैं वो 105 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है, जहाँ पर जो D वेरिएंट है जिसे C8 कहा जाता है वो 160 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। साथ में AIM-260 मिसाइल पर भी काम चल रहा है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। बाकी अगर J10C की बात करें तो वो क्लोज रेंज के लिए PL-10E मिसाइल को यूज़ करता है। ये चाइना की लेटेस्ट क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है जो खुद भी 90 डिग्रीज की जिम्बल लिमिट तक टारगेट को लॉक करने में सक्षम है। इसको भी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को यूज़ करके टारगेट पे लॉक किया जा सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा मनवरेबल
मिसाइल है जो कि 50G तक के टन ले सकती है, और ये पॉसिबल हुआ है इसकी थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल्ड मोटर से। तो ये भी क्लोज रेंज में AIM-9X जितनी ही डेडली है। बाकी मीडियम रेंज के लिए PL-12 मिसाइल यूज़ करी जाती है J-10C द्वारा, जो कि AIM-120 AMRAAM के कंपैरिजन में उतनी अच्छी मिसाइल नहीं है, जिसकी रेंज करीबन 100 किलोमीटर्स के आसपास क्लेम करी जाती है, पर 70 किलोमीटर्स तक उसको इफेक्टिव माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा डेडली उसे 40 किलोमीटर की रेंज के आसपास बताया जाता है। वहीं पर जो AMRAAM के वेरिएंट्स F-16 फायर करने में सक्षम होगा वो 160 किलोमीटर तक जाते हैं। तो मीडियम रेंजेस के लिए जो F-16 है उसके वेपन्स ज़्यादा बेटर हैं। बाकी लॉन्ग रेंज में PL-15 को देखा गया है J-10C के साथ। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर दें कि PL-15 की जो रेंज कई जगह बताई जाती है 400 किलोमीटर के आसपास, वो बिल्कुल भी नहीं है। वो उनकी लेटेस्ट PL-21 की रेंज है, जिसको टेस्ट करते हुए देखा गया है J-16 फाइटर के साथ। तो PL-15 की रेंज 200 किलोमीटर के आसपास की होगी, जो कि इक्विवेलेंट होती है AIM-260 मिसाइल के बराबर, जो F-16 फायर करने में सक्षम होगा 2022 के बाद, जब उसे IOC मिल जाएगी। तो ये जो वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स होती हैं, ये फाइटर साइज एयरक्राफ्ट के खिलाफ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा मनूवरेबल होते हैं। लॉन्ग रेंजेस होने की वजह से आपको ज़्यादातर इसके फ्लाइट पाथ में मिसाइल को गाइड करना पड़ता है। तो अगर आप एक लॉन्ग रेंज हिट लेते हैं और मिसाइल को लंबे समय तक गाइड करते हैं, तो एनिमी आपके मिसाइल लॉन्च को एंटिसिपेट करके ऐसे मनवर्स परफॉर्म कर सकता है कि वो आपके रडार से गायब हो जाए, जिसकी वजह से आपकी मिसाइल जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो लॉन्ग रेंज पे होने के बाद भी आप इस मिसाइल को एक पर्टिकुलर रेंज पर आकर ही फायर करेंगे, तभी मिसाइल इफेक्टिवली टारगेट को इंगेज करेगी। तो PL-15 ज़्यादा बेटर है या AIM-260 बेटर होगी, ये आगे देखने वाली बात होगी। वेपन एडवांटेज की बात करें तो वो F-16 को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो मीडियम रेंजेस की मिसाइलें हैं वो ज़्यादा बेटर हैं चाइनीज़ मिसाइलों से। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये होगा कि ये दोनों एयरक्राफ्ट काफ़ी नेक टू नेक हैं, पर बेटर एवियोनिक्स और बेटर वेपन की वजह से जो F-16 है उससे एक एडवांटेज है। तो इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।